हो सकता है उतना डीप स्टडी करें। आज हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स। पहली चीज, कार्ल मार्क्स में आपने क्या स्टडी करना है। फर्स्ट पॉइंट आपकी ना इसकी जो थ्योरीज है आपको वो आनी चाहिए, ठीक है। इसके कंसेप्ट्स प्लस इसकी बुक्स और रेलिवेंस, ये 3-4 चीज़ आज हम इसमें पढ़ेंगे। लाइफ पढ़ेंगे इसके बारे में क्या है, वर्क्स पढ़ेंगे और मेजर थीरीज क्या क्या है। स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट आता है, आपको क्या याद रखना है कि ये आपके जर्मनी में पैदा हुआ था। इनका जो बर्थ हुआ था ना, कहाँ हुआ था, जर्मनी में, वो भी 5 मई को 1818। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि कहाँ पैदा हुए थे, जर्मनी में। ये क्या थे, एक रेवोल्यूशनरी थिंकर थे। रेवोल्यूशनरी थिंकर प्लस इनकी जो स्टडी थी ना मोस्टली कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पे थे। किस पे थी, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। इस कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि हमारे समाज में हमेशा क्या होती है, 2 क्लासेस होती हैं। एक होती है हैव्स और एक होती है हैव नॉट। ये आपकी रिच क्लास है, ये आपकी पोर क्लास है। अब होता क्या, जो हैव्स है इनके पास क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी आपकी सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं तो इनके पास होंगे, हैव्स के पास होंगे। हैव नॉट आपके पास क्यों होंगे, इनके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं होंगे, या हमारे गरीब लोग होंगे, पीजेंट्स, वर्कर्स, लेबरर्स, डेली लेबरर्स। तो इनके बीच हमेशा क्या रहेगा, कन्फ्लिक्ट रहेगा। क्या रहेगा, कन्फ्लिक्ट। और एक टाइम पे ये कन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाएगा कि ये इनका रेवोल्यूशन हो जाएगा। रेवोल्यूशन के बाद ये जो आपके हैव नॉट है ये बन जाएंगे हैव्स में। फिर ये सिस्टम चलता जाएगा और सोशल चेंज भी इनके कन्फ्लिक्ट की वजह से ही होगा। अगर बताएंगे कि कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, कि जो सोशल चेंज है हमारी सोसाइटी में वो किसकी वजह से हो रहा है, इनकी कन्फ्लिक्ट की वजह से सोशल चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैंने ये लिखा कि 5 मई 1818 को जर्मनी में पैदा हुए थे। इनको आर्किटेक्ट ऑफ सोशलिज्म भी कहते हैं, चैंपियन ऑफ कम्युनिज्म। ये आगे हम पढ़ेंगे कि सोशलिज्म क्या है और कम्युनिज्म क्या है। एक रेवोल्यूशनरी थिंकर है और फिलोसफर भी। एंड ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेगल एंड यंग हेगेलियंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स इसकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये चीज़ याद रखना। एक दास कैपिटल है, एक जर्मन आइडियोलॉजी है, होली फैमिली, द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है, ये जो जर्मन फैमिली और द जर्मन आइडियोलॉजी एंड होली फैमिली है, ये ना कार्ल मार्क्स और एंजल्स की ये कंबाइन वर्क है। कार्ल मार्क्स प्लस फ्रेडरिक एंजल्स। पहला क्वेश्चन यहां से कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स का कंबाइन वर्क कौन सा है, तो आपको क्या याद रखना है, द फर्स्ट वन इज जर्मन आइडियोलॉजी एंड द सेकंड वन इज होली फैमिली। ठीक है, क्लियर है। अब हम इसके कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या कहा है, ठीक है। अब क्या क्या कहने में पहला कंसेप्ट आ जाता है आपका डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। क्या जाता है आपके पास, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। देखो, डायलेक्टिकल का मतलब है टू, मटेरियलिज्म का मतलब है मटेरियल चेंजेस, मतलब के रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है,
डाई का मतलब है दो, मटेरियलिज्म का मतलब है आपकी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, नेसेसरी कंडीशंस ऑफ लाइफ, बेसिक नेसेसिटीज। तो बेसिक नेसेसिटीज में आपके पास क्या जाता है, रोटी कपड़ा और मकान। अब ये कहता है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, कौन सी, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, सोशल चेंज occurs because of contradictions between opposite forces in material life। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि समाज में कितनी क्लासेस होगी, दो। एक के पास रिसोर्सेज होंगे, एक के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे। इसकी वजह से क्या आ जाएगा, कंफ्लिक्ट। जब कंफ्लिक्ट आएगा, उसी कंफ्लिक्ट की वजह से हमारे समाज में क्या आएगा, बदलाव। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म यही कहता है कि सोशल चेंज इन द सोसाइटी अकर्स बिकॉज ऑफ कंट्रडिक्शंस बिटवीन अपोजिट फोर्सेज इन मटेरियल लाइफ। क्लियर। अब इसी कुछ इन्होंने स्टेजेस बताई है कि अगर समाज में बदलाव आएगा, किस तरह से बदलाव आएगा। ये दो क्लासेस जो है आपके पास, एक रिच है और एक पोर है। इन्होंने कहा कि एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट है थीसिस, सेकंड है एंटीथीसिस, एंड द लास्ट पॉइंट है सिंथेसिस। थीसिस का मतलब है एग्जिस्टिंग सिस्टम। एग्जिस्टिंग सिस्टम होगा, हम उसको बोलेंगे थीसिस। जब हम इस एग्जिस्टिंग सिस्टम के अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे, अपोज करेंगे, वो आपको क्या जाएगा, एंटीथीसिस। जब इनकी लड़ाई होगी, कंफ्लिक्ट होगी, कंफ्लिक्ट की वजह से हमारी सोसाइटी में एक न्यू ऑर्डर आएगा ना, उसको हम बोलेंगे सिंथेसिस। और फिर जैसे ही सिस्टम चलता जाएगा, बाद में ये सिंथेसिस ही हमारा थीसिस बन जाएगा। समझ आया कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो हमारा थीसिस है, जब हम इसको अपोज करेंगे वो हमारा एंटीथीसिस बन जाएगा। अपोज करने के बाद जब रिवॉल्ट हो जाएगा, रेवोल्यूशन आएगा, रेवोल्यूशन होने के बाद एक नया सिस्टम जो क्रिएट होगा उसको हम सिंथेसिस कहेंगे। और कुछ टाइम के बाद वो सिंथेसिस फिर थीसिस बन जाएगा, फिर एंटीथीसिस, फिर सिंथेसिस, ये सिस्टम चलता जाएगा। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के अकॉर्डिंग जो हमारे समाज में बदलाव आएगा वो इन स्टेजेस के जरिए आएगा। द फर्स्ट वन इज थीसिस, सेकंड वन इज एंटीथीसिस, एंड द नेक्स्ट वन इज सिंथेसिस। क्लियर है। यहाँ पे भी ये लिखा है कि सोसाइटी चेंजेस थ्रू कॉन्फ्लिक्ट एंड कंट्रडिक्शंस, मटेरियल कंडीशन शेप सोसाइटी। मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना, इसी वजह से आएगा कि जो मटेरियल कंडीशन है, रोटी कपड़ा मकान, जो प्रॉपर्टी है, जो रिसोर्सेज हैं, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, मींस ऑफ प्रोडक्शन है, उन चीजों पे किसका हक है। एक वो सोसाइटी है जिसके पास सब कुछ है, एक वो सोसाइटी है जिसके पास कुछ नहीं है। जब इन दोनों के बीच में टकराव होगा, कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो सोसाइटी होगी वो चेंज होगी। और इस चेंज होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट। ओके, क्लियर है। इसका प्रोसेस कैसे रहेगा, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। डन। अब ये हो गया। इसके बाद हमारे पास इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। पहला क्वेश्चन, क्या आपको ये जो कंसेप्ट है किस बुक में दिखेगा। इनकी एक बुक थी जिसका नाम है द जर्मन आइडियोलॉजी। क्या है, द जर्मन आइडियोलॉजी। पहला पॉइंट कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म किस बुक में है, किस बुक में इन्होंने दिया ये कंसेप्ट, ये है आपकी द जर्मन आइडियोलॉजी में। ठीक है। अब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मतलब है मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। देखो, मटेरियल कंडीशन में आपको पहले बता दिया कि मतलब क्या है, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। हिस्टोरिकल का मतलब है हिस्ट्री।
जब हम हिस्ट्री को किस बेस पे पढ़ते हैं, मटेरियल कंडीशन के बेसिस पे इंटरप्रेट करते हैं या स्टडी करते हैं, उसी को कहते हैं हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, अब सिंपल भाषा में ये क्या कहता है कि हिस्ट्री डेवलप्स अकॉर्डिंग टू material and economic conditions of society। इसका एक और बात पता क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आपकी मटेरियल जो कंडीशंस हैं वो चेंज होती जाएंगी, उसी तरह से हमारी जो सोसाइटी है वो भी चेंज होती जाएगी। आज से पहले कच्चे मकान में रहते थे, लोगों के पास थोड़ा पैसा आया तो पक्के मकान शुरू हो गए, मड हाउसी से, ब्रिक से आपके पास। अब आने वाले टाइम में कुछ हो सकता है कि न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए, 3D हाउसेज आ जाए, तो ये मटेरियल कंडीशन ही चेंज हो रही है ना। तो इसका मतलब यही है कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मतलब है कि हिस्ट्री डेवलप्स अकॉर्डिंग टू मटेरियल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सोसाइटी, और आपके पास जो मटेरियल कंडीशंस हैं उनकी वजह से ही समाज में क्या आएगा, बदलाव आएगा। और इसका एक और ये भी मतलब है कि जब भी हम हिस्ट्री को स्टडी करेंगे, इन एवरी फेज, इन एवरी एरा देर आर टू सोसाइटीज, उन दो सोसाइटीज के बीच में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। कन्फ्लिक्ट क्यों होगा, क्योंकि एक समाज के पास जो एक क्लास है उनके पास रिसोर्सिस पे पूरा कब्जा होगा, एक ऐसा होगा कि जिनके पास कुछ नहीं होगा, तो उनके बीच क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। जब कन्फ्लिक्ट होगा, एक एरा से हम दूसरे एरा में जाएंगे। ये है आपका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, मैंने आपको यही लिखा है कि हिस्ट्री डेवलप्स अकॉर्डिंग टू मटेरियल इकोनॉमिक कंडीशन। ये जो कंसेप्ट है किस बुक में दिया है, ये दिया है जर्मन आइडियोलॉजी में। ठीक है, जब हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं ना, इसके अंदर कुछ कंसेप्ट्स की बात करते हैं कि होता क्या है। जब हम सोसाइटी की बात करेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सोसाइटी क्या बात करते हैं, स्ट्रक्चर। हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ना, एक आता है इकोनॉमिक बेस और एक आता है सुपर स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हमारे समाज में जो भी हो रहा है वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे हो रहा है। मतलब जिस पास इकोनॉमिक पावर है वही सब कुछ है, जिसके पास रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा है, जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा है, मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, वही सब कुछ है, वही डिसाइड करेगा कि हमारा सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखिए इकोनॉमिक बेस में क्या जाता है आपके पास, एक आता फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। क्या आता है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। फिर आता है आपके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर आता है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। अब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि आप देखो, मैंने एक ही चीज बताई कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया जब होगा ना, तो हमेशा हमारे पास क्या होगी, दो क्लासेस होगी, एक रिच होगी और एक पोर होगी। ठीक है, तो ये जो रिच क्लास है इसको कार्ल मार्क्स ने बूर्जुआज कहा है, और पोर क्लास को क्या कहा है, प्रोलेटेरिएट। अब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में जो रिच होंगे, जो कैपिटलिस्ट क्लास होगी, कौन सी क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास होगी, तो वो क्या क्या चीजें यूज करेगी ताकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में मतलब आगे कम्युनिटी को क्रिएट कर सके। उसमें आप यूज कर सकते हो लेबर फोर्सेस। क्या इनके पास, लेबर है, टेक्नोलॉजी है और मशीन्स है। अगर हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे तो आपको पता है कि लैंड है, मशीन्स एंड फैक्ट्रीज। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन हमेशा याद रखना, इनके बीच में जो रिच और पोर के बीच में रिलेशंस होगा वो हमेशा क्या होता है, कन्फ्लिक्टिंग होगा। इनके बीच के जो रिश्ते होंगे वो मधुर नहीं होंगे, कड़वे होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब रिसोर्सिस पे इन सब का किसका हक है, कैपिटलिस्ट क्लास का। जो कैपिटलिस्ट क्लास होगी वही हमारे सोसाइटी के सुपर स्ट्रक्चर को क्या करेगी, इन्फोर्स करेगी।
जैसे आपका रिलीजन, आपका कल्चर, आपकी पॉलिटिक्स, आपका लॉ, आपकी आइडियोलॉजी। मतलब कि इन दोनों का जो रिश्ता है ना, वो रोटी और बेटी का रिश्ता है। इसके अकॉर्डिंग मतलब एक बेस है, बेस आपके कैपिटलिस्ट है, ठीक है, और यही आपका सुपरस्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे। और इस सुपर एक्चुअल में हम सबमिसिव बिहेवियर क्यों है, कंडीशन आती है कि जो वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, सबमिसिव बिहेवियर क्यों है। सबमिसिव बिहेवियर इसलिए है क्योंकि जो बेस है, हमारा इकोनॉमी का बेस है, उस पर टोटली कंट्रोल किसका है, कैपिटलिस्ट का है। तो हमें उस तरह से ही हमारी सोसाइटी की क्या की जाती है, कंडीशनिंग की जाती है कि हमें फिर रिलीजन भी उसी तरह से बताया जाता है, हमारा कल्चर भी उसी तरह हो जाता है, पॉलिटिक्स में वही होता है, लॉ और आइडियोलॉजी। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रोटी और बेटी का रिश्ता है, इकोनॉमिक बेस और सुपरस्ट्रक्चर। अच्छा, इसी के बेसिस पे हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में जब ये बात करते हैं, ये कुछ स्टेजेस की बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी में कुछ स्टेजेस हैं, उसकी वजह से मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा, कि हर सोसाइटी में कौन सा मोड होगा वो आपको पता करना है। पहला आपके पास आ जाता है एशियाटिक। क्या जाता है, एशियाटिक, एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी एक क्लासलेस सोसाइटी है, याद रखना, क्लासलेस सोसाइटी है। यहाँ पे कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं है, मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका कंसेप्ट नहीं है। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं वहां पे क्या होगी, क्लासलेस सोसाइटी की होने वजह से इक्वालिटी होगी ही होगी। ये सबसे ज्यादा एशियाटिक सोसाइटी है, ठीक है। हम इसको कभी कभी प्रिमिटिव कम्युनिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। फिर हमारे पास आता है एनिशियंट सोसाइटी। ठीक है, हम इसमें मास्टर्स और स्लेव्स की बात करते हैं। देखो मैंने क्या कहा है, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में हम पढ़ते हैं कि इन एवरी सोसाइटी जो थी हमेशा दो क्लासेस होती हैं, तो उन दो क्लासेस के बीच में क्या होगा, कंफ्लिक्ट होगा। एशियाटिक सोसाइटी में कोई भी क्लासेस नहीं है, ठीक है। एंशियंट सोसाइटी में एक मास्टर्स और एक है, क्या है, स्लेव्स है। मास्टर्स वो हैं जिनको स्किल है, ठीक है। एंशियंट सोसाइटी के बाद आपके पास आती है फ्यूडल सोसाइटी। फ्यूडल सोसाइटी में आपके लैंडलॉर्ड्स, जमींदार वगैरह ये चीज आ जाती है। इसमें दो क्लासेस कौन कौन सी हैं, एक लैंडलॉर्ड्स है और दूसरा आपके पास सर्व्स है, SERFS, ठीक है। फिर आपके पास आती है कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में आपके पास आ जाते हैं, इसी सोसाइटी में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो हमारे पास अपर क्लास होगी, बूर्जुआज होगी, और जो लोअर क्लास होगी वो क्या होगी, प्रोलिटेरिएट, ठीक है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बाद हमारे पास, जब कार्ल मार्क्स ने कहा कि इनके बीच में रिवॉल्ट होगा, रेवोल्यूशन होगा, रेवोल्यूशन के बाद एक हमारी न्यू समाज का क्रिएशन होगा, हम उसको बोलेंगे द कम्युनिस्ट सोसाइटी। द कम्युनिस्ट सोसाइटी, हम इसको सोशलिज्म भी कहते हैं। और ये सोशलिज्म एक ऐसी सोसाइटी होगी जिसमें ना क्लासेस होंगी ना कास्ट होगी, हम इसमें बात करेंगे कलेक्टिव ओनरशिप। पहली एनिशेंट एशियाटिक सोसाइटी, फिर एनिशेंट, फिर फ्यूडल सोसाइटी, फिर कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, फिर कम्युनिस्ट सोसाइटी। क्लियर है, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। ये पूछा जा सकता है, बताओ कौन कौन से मोड ऑफ प्रोडक्शन कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, ये 5 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज तो होगी, फिर आ जाता है थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। देखो पहली चीज किसने, क्लास किसको कहा है, जिनकी सिमिलर इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं,
क्लास का पहला मतलब है कि इसने जो कार्ल मार्क्स ने क्लास की क्या डेफिनेशन दी है, ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग द सिमिलर इकोनॉमिक सिचुएशन, सिमिलर इकोनॉमिक सिचुएशन। मतलब जिन जिन लोगों के पास एक जैसा इकोनॉमिक सिचुएशन है, उनका अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छा खाना पीना है, तो उसको हम एक क्लास कहेंगे। फिर कहा इसने थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। अब क्लास स्ट्रगल की थ्योरी पता क्या है, मतलब कि दो क्लासेस होंगी, ठीक है, दो क्लासेस के बीच क्या होगा, कंफ्लिक्ट होगा। कंफ्लिक्ट क्यों होगा, क्योंकि ये जो भूजुआज हैं वो पूरे रिसोर्सेस को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, उस पर उनका हक है, लेकिन जो प्रोलेटेरिएट है उस पर उनका कोई भी हक नहीं है। तो कंफ्लिक्ट होगा, कंफ्लिक्ट क्रिएट होने के बाद क्या होगा, रेवोल्यूशन क्रिएट होगा, रेवोल्यूशन होने के बाद हमारी सोसाइटी एक न्यू ऑर्डर क्रिएट होगा। इसी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्या कहते हैं इसको हम, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। जब हम थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल पढ़ते हैं ना, मैं आपको ना एक सिंपल बता देता हूँ कि होता क्या है। सबसे पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी आता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी के बाद पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस होती हैं। पोलराइजेशन ऑफ का क्लासेस का मतलब क्या है, क्लासेस की फॉर्मेशन होती है, एक बुर्जुआज बनेगा और एक प्रोलेटेरिएट बनेगा, ठीक है। जब आपके पास पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस होती है ना, तब आपको पता है कि एक कंसेप्ट आता है, जब क्लासेस होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी कंसेप्ट होगा पूरा, एक ना सरप्लस वैल्यू का कंसेप्ट आता है, सरप्लस वैल्यू। क्योंकि जो कैपिटलिस्ट है वो प्रॉफिट मेकिंग थे, वो प्रॉफिट की बात करते हैं, और प्रॉफिट कब बात करेंगे, क्योंकि वो सैलरीज कम पेड करते थे, जो भी देते थे वेजीज, वेजीज जो थी उनकी वो सैलरी कम थी, लेकिन वैल्यू जो थी वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा थी, जितना वो काम करते थे उनको उतने सैलरी नहीं दी जाता था। तो जब ये सरप्लस क्रिएट हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी इनके पास और बढ़ती जाएगी, ठीक है, प्रॉपर्टी और बढ़ती जाएगी, तो ये क्या करेंगे कि जो वर्कर्स हैं उन पे उनको और एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। एक्सप्लॉइटेशन करने की वजह से एक और क्लास कंसेप्ट आ जाएगी, जिसको होता है पॉपुलराइजेशन। पॉपुलराइजेशन का मतलब है कि रिच गेट्स रिचर एंड द पुअर गेट्स पोरर। जो गरीब है बिल्कुल ही एक्सट्रीमली पोर हो गया, ना उसका खाने का टाइम है ना उसका पीने का टाइम है, टोटली उसको 11-11 12-12 घंटे जो कैपिटलिस्ट है वो काम करा रहे हैं। ये एक ऐसी क्लास है जी पॉपुलराइजेशन। पॉपुलराइजेशन में एक कंसेप्ट आता है फिर एलिनेशन। एक इंसान जो सुबह उठ के शाम को घर आ रहा है, ना उसकी फैमिली लाइफ है ना उसकी सोशल लाइफ है, वो कहीं ना कहीं एलिनेट तो हो गया ना। और सबसे बड़ी बात, मजेदार बात यह है कि जो वो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है उस प्रोडक्ट का उसका हक ही नहीं है। मतलब अगर एक वो व्हीकल्स बना रहा है, उसको बाहर मार्केट में जाके उस व्हीकल को परचेज करेगा, एलिनेट हो गया, खुद से भी एलिनेट हो गया, उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं है। जब वो एलिनेशन होगा उसके बाद उसके अंदर एक क्लास कॉन्शियसनेस राइज होगी। क्लास कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, उसको ये पता चलेगा कि मेरा मिसयूज हो रहा है। जब उसको ये पता चल गया कि मिसयूज हो रहा है, मिसयूज के बाद ये क्या करेगा, रेवोल्यूशन, ठीक है। और जब रेवोल्यूशन हो गया तो समझ गए कि इसके बाद क्या हो गया, न्यू ऑर्डर क्रिएट हो गया। और जब न्यू ऑर्डर क्रिएट हो गया तो इसको हम बोलते हैं राइज ऑफ प्रोलेटेरिएट। जो प्रोलेटेरिएट थे वो बोर्जोइस बन गए। और लास्ट इसकी जो स्टेज आएगी वो क्या आएगी, कम्युनिस्ट स्टेज। कम्युनिस्ट स्टेज जो कार्ल मार्क्स की यूटोपियन है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि भाई ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। ये है थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। सोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस मैंने आपको पहले बता दी कि एक प्रिमिटिव कम्युनिज्म स्टेज है, एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे कोई भी क्लासेस नहीं है। फिर नेक्स्ट वन द एनिशिएंट स्लेव सोसाइटी, फिर फ्यूडल कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट सोसाइटी। कभी कभी ये ऑर्डर भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है, बताओ कौन सी सोसाइटी में कौन कौन सी क्लासेस थी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है एलिनेशन का कंसेप्ट। क्या आता है, एलिनेशन। अगर एलिनेशन का मतलब पता है क्या होता है, इस्ट्रेंजमेंट, पावरलेस पीपल। मतलब एक वर्कर है, सपोज करो वो बर्तन बना रहा है, ठीक है, बर्तन बनाने के बाद
अब उस बर्तन की प्राइस क्या होगी, ठीक है, वो जो बर्तन है कितने प्रोड्यूस करने हैं, ये सब कौन देखेगा, आपको जो कैपिटलिस्ट होगा, जो ओनर्स होंगे वो देखेंगे। लेकिन इसी लेबर को अगर मार्केट से वो बर्तन खरीदना, तो वो कहाँ से खरीदेगा, मार्केट से खरीदेगा, और वो भी ज़्यादा प्राइस पे। इसी को हम कहते हैं एलिनेशन। मतलब कि वर्कर्स बिकम सेपरेटेड फ्रॉम देयर वर्क एंड ह्यूमन पोटेंशियल। हमें एक भेड़ चाल में रख दिया है, जैसे काम करना है, यहाँ पे ना हम अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हैं, और कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट का मतलब है, एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब है वर्कर्स कोई चीज क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, लेकिन उनको कोई भी कंट्रोल नहीं होता, उनको मार्केट से वो परचेज करना पड़ता है। उनको बाद में जाके, मैंने कोई एक चीज बना दी, उसमें मेरा कोई भी हक नहीं है, मैंने बना दी, वो ऑनर कौन हो गया, कैपिटलिस्ट, जो रिच क्लास है वो हो गया। अगर मुझे खरीदनी है, मैं कहां से खरीदूंगा, मार्केट से खरीदूंगा, ठीक है। अच्छा, एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्टिविटी, इसका मतलब पता है क्या है, जो भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जैसे टाइमिंग आई, कितने बजे आना है, कितने बजे नहीं आना है, वो सारा कौन कंट्रोल करता है, वर्कर्स करते हैं। जो लेबरर्स है ना, वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहा है, सर्वाइवल के लिए, मतलब उसको क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। फेलो वर्कर्स का मतलब है जैसे आपकी शिफ्ट्स लगी होती है, शिफ्ट सिस्टम होता है कि आपको इतने बजे से इतने आना है। अगर आपको कोई बेस्ट फ्रेंड भी आपके साथ में, अब आपकी जब शिफ्ट होगी तो आप बातें नहीं कर सकते कि हाँ भाई हाँ ये है वो है, आपको जाना है, आपको एक टेबल दिया जाएगा, उधर आपको काम करना है, जैसे बेल बजी वापस आएगा। आपके जो सगे संबंधी हैं, साथ में लोग हैं, आप उनसे भी, उनको भी टाइम नहीं दिया जा रहा, वहां से भी आप एक अलग ही हो रहे हो। और सेल्फ का मतलब है कि हमारी जो क्रिएटिव एक्टिविटी होती है, क्रिएटिविटी होती है, वो खत्म हो जाती है। हम एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जो हमें ऊपर से कैपिटलिस्ट जो है वो डिक्टेट कर रहे हैं, और हमें वही करना पड़ रहा है। हम अपना ना दिमाग लगा रहे हैं, ना हम अपना पोटेंशियल। देखो, जो हमने बनाया उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जो प्रोसेस है उस पर भी कंट्रोल नहीं। हम सिर्फ सर्वाइवल के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे जो साथ में काम कर रहे हैं, हमारा उनके साथ भी कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि हम टाइम से आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, ठीक है, हमें डेली की प्रोग्रेस देनी है। फिर हम खुद से भी एलिनेट हो रहे हैं, खुश इसलिए एलिनेट हो रहे हैं कि हम अपना दिमाग यूज ही नहीं कर सकते भाई। जो चीज है हमें वही करना, हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब है कि जब हम इंसान जो है ना, वो मशीन लाइक हो जाता है, वर्कर्स जो होते हैं वो मशीन लाइक हो जाते हैं, कि हमें काम दिया जाता है, इतने टाइम पीरियड में ये करना है, आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ये है आपका एलिनेशन। तो एक सरप्लस वैल्यू कंसेप्ट देख लेना कि जितनी वैल्यू प्रोड्यूस की जाती है, हम उतना वर्कर्स को नहीं देते हैं, हम क्या देते हैं, वेजेस पेड। अच्छा, कंसेप्ट आता है कमोडिटी फेटिशिज्म। इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन द वर्कर। मतलब कि आप स्मार्टफोन देखते हो, आईफोन, ये जो आईफोन जो कंपनी बनाती है ना, आप इसको ज्यादा वैल्यू देते हो एज कंपेयर टू द लेबर, बनाए तो किसी वर्कर ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कम्युनिटी फेटिशिज्म क्या है, हम जो थिंग्स हैं उनको ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, उनकी वैल्यू ज्यादा एज कंपेयर टू द वर्कर्स। एक गाड़ी बनाने वाले की उतनी इज्जत नहीं होगी जितनी गाड़ी की होगी। मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ कम्युनिटी इज ग्रेटर देन द वर्कर। इसको कहते हैं कम्युनिटी फेटिशिज्म। ये समझ आया, ये बोलना नहीं चाहिए। कंक्लूजन में ये है कि ये, अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको दो लाइनें और बता देता हूं। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ये कोट किसने दी है, तीन चार कोट हैं। पहली कोट है कि मार्क्स के लिए क्या कहता है, मार्क्स कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी मेक्स पीपल सो स्टूपिड
एंड वन साइडेड। ठीक है, एक इनकी एक फेमस लाइन है, ये भी याद रखना। कभी कभी पूछ दी जा सकती है कि बताओ ये जो कोट है किसकी है। व्हाट इज ह्यूमन मतलब जो इंसान थे वो जानवर बन चुके हैं, और जो इंसान है वो, जो जानवर वो इंसान बन चुके हैं। मतलब जो इंसान है, जो कैपिटलिस्ट है, एक्चुअल में वो जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन हमें बनना इंसान था, हम जानवर बन गए, और जो जानवर थे वो इंसान बन गए। ठीक है। अच्छा, एक और चीज कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कार्ल मार्क्स ने बूर्जुआज, जो रूलिंग क्लास, उनको क्या कहा है? उनको कहा है भेड़िए, ये भेड़िए हैं। ठीक है, वॉल्स। एक और इसने एक कंसेप्ट दिया है कि रिलीजन इज ओपियम टू द मासेस, ये भी आपको याद रखना है, रिलीजन इज ओपियम टू द मासेस। ओपियम एक नशा होता है, कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो इंसान है ना, इंसान क्यों गरीब रहता है, या वो क्यों कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइट हो रहा है। आपने सबसे देखा होगा कि हम बोलते हैं कि ये कर्मों का है खेल है। तो ये जो कर्मों का खेल है, ये हमें कौन बताता है? ये रिलीजन बताता है। रिलीजन ही हमें सबमिसिव बिहेवियर शो करना कहता है, कि हम रिलीजन में कहते हैं कि हो सकता है हमने पिछले जन्म में कुछ गलत काम किए हो, और इस टाइम में हम सफ़र कर रहे हैं। और इस टाइम में सफ़र करने का मतलब क्या है? कि हमारे पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है, और जो कैपिटलिस्ट हैं, गिने चुने लोग, वो हम पे क्या कर रहे हैं? रूल कर रहे हैं। मतलब रिलीजन उस दर्द को कम कर देता है। कौन से दर्द को? कि हम लाइफ में कुछ नहीं किए जा रहे हैं, हम लाइफ में गरीब रह गए। ये रिलीजन उस दर्द को कम कर देता, तभी इसको कहते हैं रिलीजन इज ओपियम टू द मासेस। ठीक है, इसी के साथ हम इस लेक्चर के एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। प्लीज लाइक